दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 26, प्रिंसिपल से मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा कि अयांश और प्रांशी का स्कूल में ही एक लड़की देवांग से झगड़ा हो जाता है। अयांश देवांग के सिर पर कंपास बॉक्स मार देता है। वहीं प्रांशी जब देवांग अयांश को मारने के लिए जा रहा था तो उसके मुंह में काइनेटिक क्ले फेंक देती है, जिससे देवांग की आंखों में वह मिट्टी के कण चले जाते हैं और वह रोने लगता है। तभी मैडम वहां पर आकर दोनों बच्चों को डांटती है और प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल मैडम ने देखा कि अयांश और प्रांशी ने देवांग के साथ लड़ाई की है, तो इस बात की खबर करने के लिए उन्होंने दोनों के पेरेंट्स को ऑफिस में बुलाया था। अगले दिन प्रिंसिपल के बुलाए हुए समय पर पंक्ति प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच गई थी। इस वक्त पंक्ति प्रिंसिपल के ऑफिस में थी और उसके सामने प्रांशी और अयांश को बैठाया गया था। प्रांशी डरी हुई लग रही थी, वही अयांश एकदम शांति से बैठा हुआ था। प्रिंसिपल मैडम पंक्ति की तरफ देखकर उससे सवाल करती है, क्या आप इन दोनों की पेरेंट्स है? पंक्ति बड़े पॉलिटली उनके जवाब देती है, नहीं मैम, मैं प्रांशी की मदर हूँ, लेकिन मैं अयांश को भी अच्छे से जानती हूँ। दरअसल ये दोनों दोस्त है। कल प्रांशी ने मुझे क्लास में जो भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताया था। मैं मानती हूँ इन दोनों को उस लड़के के साथ हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। तभी वहां पर युग एंटर होता है। क्यों अपने भाई एरोगेंट स्टाइल में केबिन के अंदर दाखिल होता है और अपने गॉगल्स उतारकर प्रिंसिपल मैडम की तरफ एक नजर देखता है। हमेशा से युग के चेहरे पर एक अलग ही रौब नजर आता था। युग प्रिंसिपल से सवाल करते हुए कहता है, बोलिए, क्या बात करनी थी आपको? प्रिंसिपल मैडम को युग का ये एटीट्यूड देखकर अच्छा नहीं लगता और वे युग को सुनाते हुए कहती हैं, युग, पहले तो आप पूरे 15 मिनट लेट हैं, उसके बाद आप यहाँ आकर इस तरह बात कर रहे हैं जैसे कि मुझ पर आपने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। युग बड़े ही एरोगेंट लहजे में प्रिंसिपल मैडम की बात का जवाब देते हुए कहता है, मैडम, यहाँ मेरा बेटा आपका स्टूडेंट है, मैं नहीं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वह आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पंक्ति हैरानी से युग के प्रिंसिपल मैडम से इस तरह बात करने के ढंग पर उसे घूर रही थी। वहीं अयांश अपना मुंह दबाए हंस रहा था। प्रिंसिपल मैम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह फिर भी शांति बनाए हुए युग और पंक्ति की तरफ देखकर कहते हैं, आप दोनों के बच्चे अभी से क्लास में मारपीट करते हैं, क्या आपको यह नहीं लगता है कि इन्हें इस उम्र में ये सब नहीं करना चाहिए? पंक्ति कुछ कहने ही जा रही थी कि उससे पहले ही युग उनकी बात का जवाब देते हुए कहता है, इन दोनों ने उसे लड़के को क्यों मारा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस पर प्रिंसिपल मैडम भड़कते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे इस तरह सवाल नहीं कर सकते और वजह चाहे जो भी हो, मारपीट क्लास में अलाउड नहीं है। इस पर युग अपनी कोल्ड वॉइस पर प्रिंसिपल मैडम को जवाब देता है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मारपीट क्लास में अलाउड नहीं है। फिर युग अयांश की तरफ देखकर उसे कहता है, अयांश, तुमने सुना ना कि मारपीट क्लास में अलाउड नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें वह लड़का परेशान करे या फिर कोई और भी परेशान करे तो क्लास के बाहर जाकर उसके साथ मारपीट करना, क्लास में नहीं। ऑक। अयांश भी उसकी बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ऑक डैड। पंक्ति तो बस मुंह खोले हैरानी के साथ युग की बात को सुन रही थी। वही प्रिंसिपल भी गुस्से में युग को घूरने लगती है। तभी पंक्ति उन्हें शांत करते हुए कहती है, नहीं, वी आर सॉरी मैम, मैं इन दोनों को समझाऊंगी और आगे से ये दोनों भी इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर पंक्ति एक नज़र प्रांशी और अयांश को देखते हुए कहती हैं, है ना बच्चों, आगे से ध्यान रखोगे ना कि यह सब दोबारा नहीं होगा। मैडम को सॉरी बोलो। उद्धरण चिन्ह। अयांश और प्रांशी भी प्रिंसिपल मैडम को सॉरी बोल देते हैं। पंक्ति की बात सुनकर प्रिंसिपल मैडम थोड़ा शांत हो गई थी, इसलिए वह पंक्ति की ओर देखकर कहती है, ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं इस बार इस चीज को जाने देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर आप ये दोनों बच्चों को समझाए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये कहते हुए प्रिंसिपल मैडम युग को घूर रही थी, लेकिन युग को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो बड़े ही आराम से अपना चश्मा अपनी आंखों में चाकर अयांश का हाथ पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। पंक्ति भी उनके पीछे पीछे प्रांशी को लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर अयांश युग का हाथ छोड़कर पंक्ति के पास आ जाता है। मुस्कुराते हुए पंक्ति से कहता है, हाय पंक्ति, आज आपने प्रांशी के लंच बॉक्स में क्या भेजा है? उद्धरण चिन्ह। पंक्ति को अयांश के सवाल पर थोड़ी हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को छिपाते हुए पंक्ति उन दोनों के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाती हैं और उन दोनों को समझाते हुए कहती है, देखो बच्चों, आप दोनों यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि पढ़ लिखकर एक बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए आए हैं। देखो, मैं जानती हूँ कि पहले उसे लड़के ने तुम्हें परेशान किया होगा, लेकिन फिर भी अपने उन पर हाथ उठाना गलत है। आज के बाद अगर आपको कोई भी परेशान करे तो आप दोनों पहले उसकी कंप्लेंट अपनी टीचर को करोगे, ठीक है? और आप दोनों मुझे ये प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी भी क्लास में मारपीट नहीं करोगे। बोलो, प्रॉमिस करते हो? पंक्ति की बात सुनकर अयांश और प्रांशी एक साथ बोलते हैं, प्रॉमिस। और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। पंक्ति भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर पंक्ति अयांश की तरफ देखकर उसे कहती है, वैसे मैंने आज प्रांशी के लंच बॉक्स में आलू पराठा रखा है, दोनों खा लेना।
आलू पराठे का नाम सुनकर अयांश की आंखें चमक जाती है और वह पंक्ति से कहता है, आलू पराठा वाओ। दरअसल प्रांशी के लंच बॉक्स का खाना अयांश को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह हमेशा प्रांशी के साथ खाना खाता था। प्रांशी भी उसे खुशी खुशी अपने डब्बे में से खाना खिलाती थी। वही अयांश के कुक जो भी उसे लंच बॉक्स में जो भी खाना दिया करते थे वो प्रांशी के साथ शेयर करता था। ये बात प्रांशी ने कई बार पंक्ति को बताई थी, इसलिए पंक्ति हमेशा प्रांशी की टिफिन में ज्यादा खाना दिया करती थी। वही युग उनसे थोड़ी दूरी बनाकर उन तीनों की सभी बातें सुन रहा था। पंक्ति बिल्कुल एक माँ की तरह उन दोनों बच्चों को समझा रही थी। युग पहले तो यही बात को सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में इस लड़की में इतनी समझदारी कहाँ से आई थी। कुछ पल को तो वह भी पंक्ति की बातों में कहीं खोसा गया था। तभी उसे अयांश की आवाज को सुनकर वह होश में आता है। अयांश उसे बाय कह रहा था, उसके साथ प्रांशी भी युग को बाय कह रही थी। युग भी हल्के से मुस्कुराकर उन दोनों बच्चों को बाय कह देता है। अयांश और प्रांशी के चले जाने के बाद पंक्ति युग की तरह देखकर उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। पंक्ति को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर युग उससे सवाल पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? पंक्ति हैरानी से उसे जवाब देती है, आप अंदर बच्चे से क्या कह रहे थे? आप उनको मारपीट करना सिखा रहे हैं, आपको पता भी है इससे उसके मन में क्या असर पड़ेगा? युग हैरानी से पंक्ति की ओर देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और ये लड़की थी जो उस सवाल कर रही थी। एपिसोड 27 विला की नई मालकिन। अयांश और प्रांशी के चले जाने के बाद पंक्ति युग की तरह देखकर उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। पंक्ति को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ पाकर युग उससे सवाल पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? पंक्ति हैरानी से उसे जवाब देती है, आप अंदर बच्चे से क्या कह रहे थे? आप उनको मारपीट करना सिखा रहे हैं, आपको पता भी है इससे उसके मन में क्या असर पड़ेगा? युग हैरानी से पंक्ति की ओर देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और ये लड़की थी जो उसे इस टोन में सवाल कर रही थी। पंक्ति एक बार फिर युग से कहती हैं, क्या कहा था आपने अयांश से? कि वो चाहे तो क्लास के बाहर लोगों से मारपीट कर सकता है। युग भी पंक्ति से बहस करते हुए कहता है, हाँ, मैंने ऐसा कहा क्योंकि मैं उसको ताकतवर बनाना चाहता हूँ। अगर वो डर के मारे यूं ही बैठेगा तो कभी अपनी ताकत पहचान नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। पंक्ति को युग की बात सुनकर हैरानी होती है, जिसे सुनकर पंक्ति युग से कहती हैं, आपको क्या लगता है, आप ये सिखाकर अयांश को ताकतवर बनाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो, क्योंकि ये सिखाकर आप अयांश के दिमाग में सिर्फ यही बात डालोगे कि अगर आपको किसी के सामने अपनी ताकत दिखानी हो तो आपको उसे मारना होगा। ये कहते हुए पंक्ति की आंखें नम हो आई थी। पंक्ति की आंखों के सामने निदान का बार बार उस पर हाथ उठाने के दृश्य चलने लगे थे। उसे निदान का थप्पड़ मारना, कभी उसे नोचना और कभी उसका पंक्ति को बैट लेकर मारना याद आ जाता है और पंक्ति यही सब याद करते हुए अपने रुंधे हुए गले से बोल पड़ती हैं। फिर एक दिन जब वो बड़ा होगा तो वो भी अपनी मर्दानगी की ताकत दिखाने के किसी पर हाथ उठाने लगेगा, अपनी ताकत दिखाने के लिए मारपीट करेगा। युग गौर से पंक्ति की तरफ देख रहा था। उसने पंक्ति के बदलते एक्सप्रेशन को देखा था। लास्ट की लाइन बोलते हुए पंक्ति की आंखें नम थी और आवाज गमगीन थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों से उसका दर्द छलक रहा हो। वो दुनिया में किसी भी आदमी को निदान के जैसा हैवान ना बनाना चाहती हो, ताकि किसी भी औरत को वो सब ना झेलना पड़े जो कि पंक्ति झेल रही थी। कुछ देर तक युग ध्यान से पंक्ति की ओर ही देखता रहता है, जैसे वो पंक्ति को समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। अनायास ही युग के मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? पंक्ति, जो कि अब तक अपनी यादों में ही कहीं गुम सी थी, वो युग के सवाल से अपने होश में आती हैं और इधर उधर देखते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। फिर वो बिना युग से नजरें मिलाए उसे कह देती हैं, माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि बच्चों का मन इस उम्र बहुत कच्चा होता है। उन्हें आप जो बताओगे वो सब वे हमेशा के लिए अपनाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम उन्हें वो सिखाएं जिससे वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने। इतना कहकर पंक्ति अपने तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाती हैं। वहीं युग अपनी जगह पर खड़े हुआ ही उसे जाते हुए देखता रह गया था। कुछ पल को उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे, लेकिन अगले ही पल वो उन सभी सवालों को अपने दिमाग से निकालकर वहां से चला जाता है। तारांकन। दूसरी तरफ युग के विला के गेट के बाहर एक चमचमाती गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। गेट के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड गाड़ी को हाथ दिखाते हुए रोकता है। दरअसल युग के विला में युग के घर के अलावा कोई भी गाड़ी को बिना परमिशन आने की इजाजत नहीं थी, इसलिए गार्ड सेलिना की गाड़ी को गेट के बाहर ही रोक लेता है। इस गाड़ी में सेलिना बैठी हुई थी। गार्ड के इस तरह से रोकने पर सेलिना गुस्सा हो जाती हैं। वो गार्ड पर बरसते हुए कहने लगती हैं, यू फूल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? सिक्योरिटी गार्ड विनम्रता के साथ उसे जवाब देता है, सॉरी मैडम, लेकिन हम यूं ही बिना परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते हैं। इस पर सेलिना भड़कते हुए उससे कहती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्या युग ने तुम्हें कुछ बताया नहीं है क्या? जाकर अपने मालिक से पूछो, उनसे कहो कि सेलिना आई हुई हैं। ये सुनकर गार्ड अंदर हाउसकीपिंग मैनेजर को कॉल करता है और उसे सारी बातें बताता है। मैनेजर जानता था कि सेलिना कौन है, इसलिए मैनेजर ने गार्ड को सेलिना को अंदर लाने के लिए कहा था, जिसके बाद गार्ड सेलिना की गाड़ी को अंदर आने देता है। इसी बीच हाउसकीपिंग मैनेजर ने युग को खबर कर दिया था कि सेलिना विला में आई है। युग ने उससे कहकर सेलिना का कमरा तैयार करवा देने के लिए कहा था। वो मैनेजर सेलिना का सामान निकलवाता है और उसे सेलिना के कमरे में रखवा देते हैं। कार से उतरकर सेलिना विला को देखने लगती है। विला काफी बड़ा और खूबसूरत था, जिसे देखकर सेलिना की आंखें चमक जाती हैं। सेलिना खुश होते हुए खुद से कहती हैं,
वाओ, ये विला तो किसी महल के जैसा खूबसूरत है, यकीन नहीं होता है कि मैं जल्द ही इस विला की मालकिन बन जाऊंगी। सेलिना घर के अंदर आ जाती है, एक नौकर उसके पास आता है और बड़े अदब के साथ उससे पूछता है, मैडम आपको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह। सेलिना बड़े गुरूर के साथ उससे कहती हैं, हाँ, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ और मेरे सामान को युग के कमरे में रख दो। उसकी बात सुनकर वो नौकर सकपका जाता है और बड़ी विनम्रता के साथ सेलिना से कहता है, मैडम आपका सामान आपके कमरे में रखवा दिया है। सेलिना नौकर की बात सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना तुमको युग का गुस्सा तो पता ही होगा, वैसे भी अब जल्द ही मैं तुम सबकी नई मालकिन बनने वाली हूँ। इसलिए अगर तुम में से किसी को भी अपनी नौकरी प्यारी नहीं है तो मेरी बात ना माने और अपनी नौकरी छोड़कर जा सकता है। समझे? सेलिना की बात सुनकर वो नौकर अपना सिर झुकाकर उसकी बात मान लेता है। उसके जाते ही सेलिना खुश होते हुए मन ही मन खुद से कहती हैं, वाह सेलिना, ये नौकर चाकर, ये महल जैसा विला, अब इसकी होने वाली मालकिन तू है। अब धीरे धीरे मैं युग को अपनी अदाओं में ऐसा उलझा दूंगी कि युग के दिलो दिमाग में सिर्फ मेरे ही ख्याल होंगे। वैसे ये युग के मन में भी जरूर मेरे लिए कोई फीलिंग्स जाग गई हैं, तभी तो उसने मुझे सीधा अपने साथ रहने के लिए अपने घर ही बुला लिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं मिसेज युग मल्होत्रा कहलाऊंगी। सेलिना ये सब सोचते सोचते अपने मन में ही खुश होने लगती हैं। तारांकन। इस तरफ प्रांशी की स्कूल में आज सभी पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। सभी बच्चों के पेरेंट्स असेंबली हॉल में बैठे हुए थे। पंक्ति भी सिया के साथ सेकंड लाइन में बैठी हुई थी। वहीं युग भी आया हुआ था। युग को यहाँ नहीं आना था, लेकिन उसे अयांश की वजह से यहाँ आना पड़ा था। सभी पेरेंट्स बैठे हुए थे। तभी स्टेज पर एक टीचर आकर अनाउंसमेंट करते हुए कहने लगती हैं, गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पर मौजूद रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज हमने ये मीटिंग एक खास मौके को अनाउंस करने के लिए रखी है। दरअसल अगले सप्ताह हमारे स्कूल को 50 साल पूरे होने वाले हैं। हम इसी खास मौके को आप सभी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसमें हम हमारे स्कूल के सभी बच्चों को क्रूज पर ले जाकर उन्हें बीच की सैर करवाएंगे और एंजॉय करवाएंगे। सभी पेरेंट्स ये अनाउंसमेंट को सुनकर खुश हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। एपिसोड 28 बेमन की जिंदगी। सभी पेरेंट्स या अनाउंसमेंट सुनकर खुश हो जाते हैं कि अगले हफ्ते स्कूल की तरफ से बच्चों को क्रूज पर घुमाया जाएगा। सभी पेरेंट्स तालियां बजाने लगते हैं। फिर वो टीचर अपनी बात को आगे बताते हुए कहती हैं, सभी क्लास के बच्चे वहां मौजूद होंगे। चूंकि केजी सेक्शन के बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए हमने उन बच्चों के साथ उनके किसी एक पेरेंट्स का आना जरूरी रखा हुआ है, ताकि बच्चे कंफर्टेबली एंजॉय कर सके। ये सुनकर पंक्ति थोड़ी उदास हो जाती हैं, क्योंकि वो निदान के बारे में सोचकर उदास हो गई थी कि निदान प्रांशी के साथ उसे एक दिन के लिए जाने देगा कि नहीं। यही सोचकर वो परेशान हो रही थी। मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी अपने घर चलने लगते हैं। पंक्ति को परेशान देखकर सिया उससे पूछती हैं, क्या हुआ पंक्ति, तुम परेशान क्यों हो? पंक्ति अपनी उलझन को सिया को बताते हुए कहती हैं, सिया, मैं चाहती हूँ कि प्रांशी भी घूमने जाए। वैसे तो मैं उसको कहीं भी लेकर नहीं जा पाती, अभी स्कूल के बहाने ही सही प्रांशी को घूमने तो मिलता, लेकिन अगर पेरेंट्स का जाना कंपलसरी है तो निदान तो मुझे कहीं जाने नहीं देता, तो वो मुझे प्रांशी के साथ कहाँ जाने देगा। पंक्ति की बात सुनकर सिया भी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि सिया भी निदान के स्वभाव से अनजान नहीं थी। वो जानती थी कि निदान कैसा आदमी है, इसलिए वो सोच में पड़ जाती हैं। कुछ देर सोचते हुए उसे एक आइडिया आता है और उसकी आंखें चमक जाती है। तारांकन। इस तरफ रात के 10 बज चुके थे। युग ऑफिस से घर आ गया था। अयांश को उसकी केयरटेकर ने खाना खिलाकर सुला दिया था। पूरे विला में एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटा होता भी क्यों ना, युग को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए युग के आने के बाद सब कुछ बिल्कुल शांत रहता था। ज्यादातर युग रात के इसी टाइम घर आता था और सुबह 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाता था। बस इसी बीच कभी वो अयांश के लिए समय निकाल लिया करता था, लेकिन उसका ज्यादातर समय अपने काम में ही जाया करता था। युग अपने कमरे में जाता है। इस समय युग के कमरे में अंधेरा था। युग इस तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने कपड़े निकालने लगता है और सीधा बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। करीब 20 मिनट बाद युग बाथरूम से बाहर आता है। अब युग बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। बाथरूम से आकर युग कमरे की लाइट जला देता है। कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल गई थी। लाइट जलाकर युग अपने क्लोजेट की ओर बढ़ा ही था कि उसकी नजर अपने बेड की तरफ जाती है। वो देखता है कि बेड पर कोई लड़की पेट के बल सोई हुई है। उस लड़की को देखते ही युग की आंखें गुस्से के मारे लाल होने लगती हैं। वहीं वो लड़की लाइट के जलने से कसमसाते हुए पलटने लगती हैं। जैसे ही वो पलटी थी कि युग को उस लड़की का चेहरा दिखने लगता है। वो लड़की सेलिना थी। इस वक्त युग के दिमाग से ये तक निकल गया था कि उसने सेलिना को उसके घर पर रहने बुलाया था। वो सेलिना पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युग ने इतनी जोर से चिल्लाया था कि सेलिना नींद में से ही हड़बड़ाई हुई जग गई थी और युग के अचानक इस तरफ चिल्लाने से वो लगभग बेड से गिरने ही वाली थी। सेलिना की नजरें युग पर चली जाती हैं। इस वक्त युग शावर लेकर आया था, इसलिए उसने अपने कमर पर सिर्फ एक टॉवल बांध रखा था। उसकी मकुलर बॉडी पर और कोई कपड़ा नहीं था। युग के बाल अब भी गीले थे और उनमें से पानी उसके सिक्स पैक एब्स पर से होते हुए नीचे गिर रहा था। सेलिना तो युग को ऐसे देखकर ललचाई हुई निगाहों से उसे देखने लगती हैं कि तभी उसके कानों में युग की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? युग की आवाज सुनकर सेलिना अपने होश में वापस आती हैं और हड़बड़ाकर युग को जवाब देते हुए कहती हैं, माँ, मैं युग, तुमने ही तो मुझे यहाँ तुम्हारे घर में रहने बुलाया था, अयांश के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। सेलिना की बात सुनकर युग गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी रोबदार आवाज में कहता है,
मैंने तुमको यहाँ अयांश के खातिर घर में रहने के लिए बुलाया था, ना कि मेरे कमरे में। तुम्हें यहाँ मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। सेलिना युग को अपनी सफाई देते हुए कहती हैं। लेकिन युग, मैं तो सिर्फ। सेलिना अपनी सफाई में कुछ कह पाती उससे पहले ही युग एक तेज आवाज में चिल्ला देता है, गेट आउट। युग ने इतना तेज चिल्लाया था कि एक पल को सेलिना डर से कांप उठी थी। वो युग का गुस्सा देखकर फिलहाल उससे कुछ भी ना कहना ही ठीक समझती हैं और वहां से जाने लगती हैं। युग पास में पड़ा टेलीकॉम उठाकर नीचे एक सर्वेंट को कॉल करता है और फोन पर ही उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, अभी के अभी आकर मेरे कमरे का बेडशीट चेंज करो। सेलिना अभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। युग की बात सुनकर सेलिना को बहुत गुस्सा आ रहा था। आज तक उसकी इतनी बेइज्जती किसी लड़के ने नहीं की थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो खुद ही तो यहाँ आना चाहती थी। वो मन ही मन खुद से कहती हैं, आज तो मैं यहाँ से जा रही हूँ युग, लेकिन जल्द ही तुमसे शादी करके मैं इसी कमरे में वापस आऊंगी और तब तुम मुझे खुश करने के लिए मेरे कदमों पर गिरे होंगे। ये सोचते हुए सेलिना वहां से बाहर निकल जाती हैं। तारांकन। पंक्ति का घर। आज निदान जल्दी घर आ चुका था, साथ ही साथ उसका मूड भी काफी अच्छा जान पड़ रहा था। साथ ही आज उसने शराब भी नहीं पी रखी थी। आज निदान ने घर आकर ना ही पंक्ति से कोई बदतमीजी की, ना ही उसके साथ मारपीट की थी। आज निदान के इस बदले रूप को देखकर पंक्ति को राहत महसूस हो रही थी। निदान खाना खाकर टीवी देख रहा था। प्रांशी को पंक्ति निदान के आने से पहले ही खाना खिलाकर सुला दिया करती थी, क्योंकि निदान ज्यादातर पंक्ति के साथ खराब व्यवहार किया करता था और पंक्ति नहीं चाहती थी कि प्रांशी वो सब देखे। लेकिन कभी कभी जब निदान पंक्ति को मारा करता था तो उनके चिल्लाने की आवाज से प्रांशी की नींद टूट जाती थी और वो अपने कमरे से चुपके से ही पंक्ति को मार खाते देखकर डरती रहती थी। इस बात का पता पंक्ति को नहीं था। पंक्ति के काम निपटाते हुए निदान अपने बेडरूम में जा चुका था। पंक्ति जब कमरे में आई तो उसने देखा कि निदान बेड पर काफी सारे पैसों की गड्डी फैलाए हुए उनको खुशी से गिन रहा था। वो हैरानी से निदान को देखते हुए पूछ पड़ती हैं, निदान, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सुनकर निदान मुस्कुराते हुए उससे कहता है, कहाँ से आए का क्या मतलब है? ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ये कहते हुए ही वो हंसने लगता है। पंक्ति को दिल ही दिल में ये अंदेशा हो रहा था कि जरूर निदान ने कोई आड़े रास्ते चलकर ये पैसे कमाए हैं, लेकिन निदान से कोई सवाल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। निदान उसको यूं चुप देखकर कहता है, इधर आ, देख, तूने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे पैसे देखे हैं? हाँ, इधर आ। पंक्ति उसके पास जाती है तो निदान उन पैसों की गद्दी में से 2 गड्डी पंक्ति की तरफ फेंकते हुए कहता है, ले, तू उस दिन घर खर्च के लिए पैसा चाहिए कर रही थी ना, ले ऐश कर। ये कहकर निदान जोर जोर से हंसने लगता है। निदान सारे पैसे वापस अपने बैग में भर देता है। फिर वो पंक्ति को अपने पास खींचते हुए उसके करीब जाने लगता है। निदान उसकी गर्दन पर चूमने लगता है। निदान के ऐसा करने से पंक्ति थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब निदान उससे क्या चाहता है। पंक्ति निदान को रोकते हुए कहती है, नहीं निदान, आज मैं पीरियड्स में हूँ। ये सुनकर निदान उस पर गुस्सा हो जाता है। वो अपने दांत भींचते हुए पंक्ति से कहता है, क्या मतलब? इस बार कैसे? अब तो तुझको प्रेग्नेंट होना चाहिए था। तू मुझे बेटा देने के काबिल है भी या नहीं? साली बांझ हूँ, किसी चीज के काबिल नहीं है तू, गवार कहीं की। इतना कहकर निदान अपना मुंह फेर कर सो जाता है। वहीं पंक्ति को तो जैसे निदान की कड़वी बातों से कोई फर्क ही ना पड़ा हो, वैसे वो अपने कपड़े ठीक करती हैं और चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगती हैं। पंक्ति को फर्क भी क्यों पड़ता, क्योंकि जब से उसकी और निदान की शादी हुई है तब से निदान ने उसे कड़वी बातें, गाली गलोच ही तो किया था उसके साथ। पंक्ति मन ही मन सोचती हैं। उसे कहीं पर सुनी 2 लाइन याद आ जाती हैं और वो उसे ही दोहराने लगती हैं, एहसान जिंदगी पे किए जा रहे हैं हम, मन तो नहीं है फिर भी जिए जा रहे हैं हम। एपिसोड 29। अयांश का ख्याल रखना। सुबह का समय। युग और अयांश ब्रेकफास्ट कर रहे थे। युग हमेशा से ही जल्दी उठ जाया करता था, साथ ही अयांश का भी थोड़ी देर में स्कूल जाने का टाइम हो गया था, इसलिए दोनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लेते थे। अयांश ब्रेकफास्ट करते हुए ही युग से कहता है, डैड, आप मेरे साथ घूमने चलोगे ना? युग उसको मना करते हुए कहता है, नहीं बेटा, डैड नहीं आ सकते। युग की ना सुनकर अयांश मासूमियत के साथ कहता है, लेकिन डैड, अगर आप नहीं आओगे तो टीचर मुझे घूमने नहीं ले जाएगी। अयांश की बात सुनकर युग कुछ देर खामोश ही रहता है, क्योंकि युग ऐसी किसी आउटिंग में नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अयांश को बहलाते हुए कहता है, अयांश, हम एक काम करते हैं कि ये ट्रिप रहने देते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद में तुम्हें उससे भी बड़ी क्रूज में स्टे के लिए ले जाऊंगा। अयांश युग की बात सुनकर उसको मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे मेरी दोस्त के साथ घूमना है। वो भी जाएगी, सब जाएंगे, सिर्फ मैं ही नहीं जा रहा। ये कहकर अयांश अपना खाना छोड़ मुंह फुलाकर बैठ जाता है। युग उसकी नौटंकी को देखकर अपना सिर हिलाते हुए अयांश से कहता है, ये सारी नौटंकी तुमने वो तुम्हारी दोस्त से सीखी है ना? अयांश युग से नाराज होते हुए कहता है, हाँ, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी और खाना भी नहीं है। आखिरकार युग अयांश की हरकत देखकर उससे कहता है, अच्छा ठीक है, हम दोनों जाएंगे, अब अपना नाश्ता खत्म करो और स्कूल जाओ। युग की बात सुनकर अयांश बहुत खुश हो गया और युग से कहने लगा, ये हम पिकनिक जाएंगे। थैंक यू डैड, आई लव यू डैड। अयांश की बातें सुनकर युग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दोनों बाप बेटे अपना नाश्ता खत्म कर लेते हैं। ड्राइवर अयांश को लेकर स्कूल के लिए निकल चुका था और युग भी अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका था। तभी वहां सेलिना आती है। सेलिना अभी अभी ही उठी थी तो उठकर अपने नाइट गाउन में ही नीचे आ गई थी। सेलिना मुस्कुराते हुए युग से कहती है, गुड मॉर्निंग युग।
युग एक नज़र तक सेलिना को देखता नहीं है। जब युग सेलिना को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो सेलिना खुद ही उससे सवाल करती है, युग अयांश कहाँ है? लगता है अयांश अब तक उठा नहीं है। वैसे भी बच्चे को जल्दी नहीं उठना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं खुद जाकर उसे जगाती हूँ। वैसे युग अयांश का कमरा कौन सा है? युग अपनी कोल्ड वॉइस में सेलिना से कहता है। सेलिना, ये सब करने के लिए तुम लेट हो। अयांश 9 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता है। ये सुनकर तो जैसे सेलिना का मुंह ही उतर गया था। कहाँ उसने सोचा था कि युग के सामने अयांश का ख्याल रखकर युग को इम्प्रेस कर लेंगी, लेकिन यहाँ तो उसके उलट उसकी फर्स्ट इंप्रेशन ही डाउन हो गई। सेलिना युग को अपनी सफाई देते हुए कहती हैं, ओह वो क्या है ना, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, बस इसलिए। लेकिन अब से मैं अयांश का पूरा ध्यान रखूंगी। युग सेलिना की बात सुनकर उसको कुछ नहीं कहता है। वो अयांश की केयरटेकर को आवाज देकर बुलाने लगता है, सुधा। युग की आवाज सुनकर सुधा जल्दी से युग के सामने आकर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। सुधा को देखकर युग उससे कहता है, आज से अयांश के सारे काम तुम नहीं बल्कि सेलिना करेगी। वैसे तो युग को अपने आसपास कोई लड़कियां नहीं चाहिए थी, इसलिए उसके विला में सभी नौकर आदमी ही थे। सिर्फ सुधा और रमा काकी को छोड़कर उसके विला में कोई औरत नहीं थी। सुधा और रमा काकी को शांति जी ने काम पर रखा था। चूंकि अयांश सुधा और रमा काकी के साथ अच्छे से रहता था, इसलिए युग ने भी उन दोनों के काम करने में कोई आपत्ति नहीं जताई। सुधा बहुत भोली लड़की थी। युग की बात सुनकर सुधा हैरान होकर युग से पूछ बैठती हैं, क्या हुआ साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो आप अयांश बाबा के लिए नई काम वाली ले आए? अपने लिए काम वाली शब्द सुनकर सेलिना को इतना गुस्सा आ रहा था कि अभी के अभी इस नौकरानी के मुंह पर 2 तमाचे लगा दें, लेकिन वो युग के सामने ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए सुधा से कहती हैं, काम वाली नहीं हूँ, मैं अयांश की होने वाली नई माँ हूँ। सुधा को ये सुनकर हैरानी होती है, इसलिए वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सेलिना को घूरने लगती हैं। हालांकि युग को सेलिना का ये कहना पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। युग एक बार फिर सुधा से कहता है, अयांश को कब क्या चाहिए होता है वो सब कुछ सेलिना को बता देना, और हाँ, सेलिना अयांश का ठीक से ख्याल रख रही हैं या नहीं उसका ध्यान तुमको देना है। फिर युग सेलिना की तरफ देखकर कहता है, आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। सेलिना अपना सिर ना में हिलाते हुए उसे जवाब देती है, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सेलिना ये कह तो रही थी, लेकिन मन ही मन वो सोचती है, कहाँ मैं मालकिन बनने आई हूँ और ये युग मुझे नौकरानी बनाने पर तुला हुआ है, उस पर भी इस 2 टके की लड़की को मेरे काम पर ध्यान देने के लिए रखा है। अब ये बेवकूफ लड़की मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सोचते हुए ही उसे गुस्सा आ रहा था। सेलिना युग से कुछ कह पाती इससे पहले ही युग वहां से चला गया। तारांकन। इस तरफ पंक्ति प्रांशी को अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। निदान अपना नाश्ता खत्म करके सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी डोरबेल बजी। पंक्ति दरवाजा खोलती हैं तो दरवाजे पर सिया आई हुई थी। पंक्ति सिया को देखकर चौंक जाती हैं। सिया अंदर आते हुए पंक्ति से कहती हैं, अरे पंक्ति, तुम भी ना, पता नहीं क्या क्या कह देती हो। सिया की आवाज सुनकर निदान भी उसकी तरफ देखने लगता है। सिया अपनी बात को आगे कहती हैं, तुमने कल पीहू को ये क्यों कहा कि कल प्रांशी पिकनिक में नहीं जाएगी? क्योंकि तुम नहीं जा सकती, देखो ना मेरी पीहू का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। सिया ये कहकर पीहू की तरफ देखती हैं तो पीहू भी रोने लगती हैं। पंक्ति हैरानी से सिया को देखती हैं। उसे नहीं पता चल रहा था कि सिया ये सब क्यों कह रही हैं। सिया निदान की तरफ जाते हुए कहती हैं, देखिए ना भाई साहब, पीहू का मन है कि वो और प्रांशी स्कूल से होने वाली पिकनिक पर साथ जाए, लेकिन पंक्ति ने उसे मना कर दिया। पंक्ति कहने लगी कि निदान नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि निदान भाई साहब तो इतने पढ़े लिखे मॉडर्न ख्यालात के इंसान हैं, भला वो क्यों मना करेंगे? ये सुनकर निदान पंक्ति की तरफ देखने लगता है। निदान के इस तरह देखने पर पंक्ति थोड़ा सहम जाती है। सिया एक बार फिर निदान से कहती हैं, अब बोलो भला, मैंने पंक्ति से ये भी कहा कि निदान भाई साहब तुमको और प्रांशी को 2 दिन के लिए पिकनिक जाने से क्यों मना करेंगे? वैसे भी प्रांशी अभी छोटी हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए निदान भाई साहब तो सामने से तुमको प्रांशी के साथ भेज देंगे। क्यों भाई साहब? सिया की बात सुनकर निदान उसे जवाब देता हुआ कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं क्यों भला मना करूंगा, पंक्ति और प्रांशी जरूर पिकनिक में जाएंगे। ये सुनकर प्रांशी, पीहू और सिया तो बहुत खुश हो जाते हैं। फिर निदान अपनी झूठी शान दिखाने के लिए पंक्ति से कहता है, पंक्ति तुम प्रांशी के साथ ही चली जाना, बाद में मैं तुम दोनों को अपने साथ ही ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर निदान वहां से चला जाता है। उसके जाते ही पंक्ति सिया को हैरानी से देखते हुए उससे पूछती हैं, सिया ये सब क्या था? सिया अपनी एक आंख मारते हुए पंक्ति से कहती हैं, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने चम्मच का ही इस्तेमाल कर लिया, समझी? सिया की बात सुनकर पंक्ति को हंसी आ जाती है। वहीं पीहू और प्रांशी तो खुशी से डांस करने लगते हैं। एपिसोड 30 बाप बेटे हैं कार्बन कॉपी। सिया ने निदान से पंक्ति और प्रांशी के क्रूज पर जाने की परमिशन ले ली थी। आज उनकी स्कूल से सभी बच्चों को क्रूज पर पार्टी के लिए लेकर जाना था और साथ में जो छोटे बच्चे थे उनके माता या पिता में से क्यों एक व्यक्ति को उन बच्चों के साथ आना था। सभी बच्चे बहुत खुश और एक्साइट के साथ हैं, उनके माँ बाप भी खुश दिखाई पड़ रहे थे। उसी भीड़ में पंक्ति भी प्रांशी और अयांश के साथ वहां खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी ओर भीड़ से अलग युग अपने दोस्त विजय के साथ खड़ा हुआ कुछ बातें कर रहा था। विजय एक्साइटेड होते हुए युग से कहता है, अच्छा हुआ युग जो तूने तेरे बेटे को मेरी स्कूल में एडमिशन करवाने का फैसला लिया। अगर आज तूने अपने बेटे का एडमिशन यहाँ नहीं करवाया होता तो मैं यहाँ पर अकेला हो जाता मेरे दोस्त। थैंक यू मेरे दोस्त यहाँ आने के लिए।
युग इस समय विजय की बात सुनकर इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसे अयांश के खातिर यहाँ आना पड़ा था। इसलिए युग चुपचाप अपने पेंट के पॉकेट में हाथ डाले हुए विजय की बकवास सुन रहा था। विजय युग से कहता है, वैसे युग, मेरे कांटेक्ट में अपने कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कॉलेज टाइम से ही तुझ पर मरती थी। उनमें से कितनी लड़कियां तो आज भी मुझसे तेरे बारे में पूछती रहती हैं, तो अगर तू अभी सिंगल ही है तो मैं उनको तेरा नंबर दे दूं क्या? विजय पहले से ऐसा मुंहफट ही था, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया करता था। विजय की बात सुनकर युग उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो तू मेरा नंबर किसी को भी दे सकता है। युग की बात सुनकर विजय थोड़ा घबराते हुए उसे कहता है, अरे अरे टेक इट इजी ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, अगर तुझे सच में जाओ तो फिर बता देना एनी टाइम, तेरा भाई तेरी सेटिंग करने के लिए कभी भी हाजिर हो जाएगा ब्रो। युग हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए विजय की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, विजय अगर तेरी बकवास खत्म हो गई हो तो इस क्रूज को चलाने के लिए कह सकता है। तभी विजय एंट्री की ओर देखते हुए कहता है, हाँ यार बस वह आ जाए फिर हम निकलते हैं। विजय को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। युग विजय से सवाल करता है, अब कौन आने वाला है? उद्धरण चिन्ह। विजय उसे जवाब देते हुए कहता है, अरे अपना अर्नव और कौन? तभी उसे सामने से अर्नव आता हुआ दिखाई पड़ता है। विजय युग से कहता है, ये लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। उद्धरण चिन्ह। फिर विजय अर्नव की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उसको आवाज देने लगता है। अर्नव भी उसका इशारा पाकर उसी ओर आ जाता है। युग को नहीं पता था कि अर्नव भी आने वाला है। अर्नव को वहां देखकर युग उससे सवाल करता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्नव थोड़ा हैरान होने का नाटक करते हुए युग को जवाब देता है, क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम बोल रही हो कि विजय हम दोनों का दोस्त है, तो अगर विजय पार्टी देगा तो उसमें मैं भी तो आऊंगा। और वैसे भी मेरे बिना सारी पार्टी अधूरी होती है। ये कहकर विजय और अर्नव हंसते हुए एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। यह उन दोनों को देखकर अपना सिर हिला देता है। तभी विजय अर्नव से सवाल करते हुए कहता है, लेकिन तू इतना लेट क्यों हो गया? तुझे पता है तेरी वजह से यहाँ पर हम रुके हुए हैं। अर्नव उन दोनों को देखकर हैरान होता हुआ कहता है, हे तुम दोनों यहाँ क्या खड़े होकर क्या कर रहे हो? चलो गाइस, हमको लेट हो रहा है। ये कहकर अर्नव क्रूज के अंदर जाने लगता है। वहीं विजय हैरानी से युग से कहता है, अरे इसको तो देख, पहले खुद लेट करता है और फिर हमें ही बोल रहा है। अर्नव के पीछे विजय और युग भी अंदर जाने लगते हैं। अर्नव अंदर आते हुए विजय से कहता है, यार विजय जो भी बोल, तेरे बाप ने इसमें खर्चा बहुत किया है। क्या मस्त क्रूज है यार। विजय भी अर्नव की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। इसी तरह उन सभी का ये सफर शुरू हो चुका था। क्रूज पर सारे इंतजाम किए हुए थे। वहां एक सुंदर सा प्ले एरिया बनाया गया था जहां बच्चे खेल सकते थे। पास में ही कई तरह के गेम्स बनाए गए थे जो बड़े बच्चे भी खेल सकते थे। उस क्रूज में सभी अपनी अपनी तरह से एंजॉय कर सकते थे। अयांश और प्रांशी साथ में ही खेल रहे थे। वो दोनों इस समय सीसो पर झूल रहे थे। पंक्ति पास में ही रेलिंग के पास खड़ी समंदर का नजारा देख रही थी। बीच बीच में उसकी नजर अयांश और प्रांशी पर चली जाती थी। तभी अयांश की नजरें गेम जोन की ओर जाती हैं और वो प्रांशी से कहता है, चल प्रांशी अपने गेम्स खेलते हैं। प्रांशी उससे सवाल करती हैं, कौन सी गेम? अयांश उसे गेम जोन की ओर इशारा करते हुए कहता है, वो वाली गेम्स। दोनों खुश होकर सीसॉ से उतरकर उस तरफ चले जाते हैं। वहां पर बहुत सारी गेम्स थी। अयांश एक फायरिंग वाली गेम स्क्रीन के पास जाता है और गन उठाकर स्क्रीन पर फायरिंग करने लगता है। तभी वहां एक दूसरा लड़का आता है जिसकी उम्र कुछ 10-11 साल की होंगी। वो लड़का वहां आकर अयांश के हाथ से वो गन लेकर उससे कहता है, ओए बच्चे, ये तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। ये देख, इसको ऐसे खेलते हैं। ये कहकर वो बड़ा लड़का स्क्रीन पर निशाना लगाते हुए एक के बाद एक 3 एनिमी को शूट कर देता है। फिर बड़े गर्व से अयांश और प्रांशी की ओर देखने लगता है। तभी अयांश भी बड़ी ही अकड़ के साथ उसके हाथ से गन लेता है और एक के बाद एक करके स्क्रीन के ऊपर निशाना लगाकर फायरिंग करता है। अयांश ने उस बड़े लड़के से भी ज्यादा एनिमी मार गिराए थे। प्रांशी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। वो लड़का भी ये देखकर हैरान रह गया था। दरअसल युग ने अयांश के लिए ये सारे गेम्स उसके घर में ही बनवा रखे थे। घर के एक बड़े हिस्से को युग ने अयांश के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ था जिसमें सभी तरह के खिलौने और गेम्स थे। अयांश छोटे से ही वो सारी गेम्स खेलता था जिससे उसे लगभग सारी गेम्स खेलना काफी अच्छे से आता था। वैसे भी अयांश अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा होशियार था, इसलिए उसे कोई भी चीज सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता था। अयांश भी उस लड़के से बड़ी अकड़ के साथ कहता है, ये गेम्स बच्चों के लिए नहीं है, पहले गेम खेलना सीख कर आओ। ये सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है और अयांश प्रांशी को उस गेम को खेलना सिखाने लगता है। वहीं कुछ दूरी पर युग और उसके दोस्त ये सब देख रहे थे। अयांश के चेहरे पर उस समय बिल्कुल युग के जैसा एरोगेंस नजर आ रहा था। ये देखकर विजय हैरानी के साथ युग से कहता है, युग तेरा बेटा तो बिल्कुल तेरी तरह ही है, तुम दोनों बाप बेटे एक दूसरे की कार्बन कॉपी हो। ये सुनकर युग के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।